वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक फिनोमेनन के बारे में एंड माइट बी दिस विल बी द पार्ट 1। आने वाले वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि इसका जो है 1 से 2 पार्ट और आपके लिए अवेलेबल करवाया जाए। तो मेरा नाम है ज्योति और आप मुझे टीचिंग पाठशाला पे देख रहे हैं। तो मैंने जो है इस सीरीज को इस तरीके से कंडक्ट किया है क्योंकि साइंटिफिक फिनोमेना वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं। 1 बाय 1 डील करने से आपको समझ में आएगा कि लगभग हर एक कॉमन चीज़ जो कि डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन सभी के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। तो मैंने इस सीरीज को इस तरीके से रखा है कि क्वेश्चन के मीडियम से हम कंसेप्ट को गेन करने की कोशिश करेंगे। इवन मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो एटलीस्ट ऐसा प्रोवाइड करूं जिसमें कि हम एक्सपेक्टेड साइंटिफिक फिनोमेना के बारे में बात करेंगे जो कि ICMR में पूछा जा सकता है, जो कि अभी तक पूछा नहीं गया है, बट आई विल बी ट्राइंग कि कुछ ऐसे साइंटिफिक फिनोमेना जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तक पूछे नहीं गए हैं उसको भी जो है डिस्कस हम कर सकें। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है सबसे पहला क्वेश्चन मैंने रखा है जो कि ICMR 2019 में आया है। आज के सारे क्वेश्चन 2019 के ही हैं ICMR के। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बोला है द करेंट जियोलॉजिकल in which human activity is major driver of the climate as well as environment change is called। अब अगर ये क्वेश्चन को देखा जाए तो देखने पे समझ में आ रहा है कि ये मेनली जो है इवोल्यूशन का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये इवोल्यूशन के क्वेश्चन के साथ साथ एक साइंटिफिक क्वेश्चन भी है। तो बोला जा रहा है कि करंट जियोलॉजिकल एज में जो ह्यूमन की एक्टिविटी है जो कि मेजर तरीके से डिराइव कर रही है क्लाइमेटिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल चेंज को, वो फिलहाल में कौन से इकोलॉजिकल एज की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है जीरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जीरोंटोलॉजी किस चीज की स्टडी को कहा जाता है? तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में रखा है ओल्ड एज, प्लैनेट्स, रेनफॉल एंड सॉइल। तो अगर इन जनरल देखा जाए तो जीरोंटोलॉजी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, यानी एक्चुअल में जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं एजिंग के, किस मेंटल ट्रॉमा या सोशल या किसी टाइप के मतलब कि मेनली रीजंस जो कि एजिंग को करवाने में समहाउ अपना रोल प्ले करते हैं, उनके एस्पेक्ट को स्टडी की जाती है और इसे हम जो है जीरोंटोलॉजी कहते हैं। और आपको क्वेश्चन में वही पूछा गया है। तो यहाँ एजिंग तो नहीं लिखा है लेकिन एजिंग का मतलब तो ओल्ड एज ही होता है, तो हम लोग ऑप्शन फर्स्ट पिक कर लेंगे। प्लैनेट की स्टडी को या उससे रिलेटेड लाइक मून, रिंग सिस्टम, गैस क्लाउड, इन सब की स्टडी को हम प्लैनेटरी साइंस भी कहते हैं और इसे हम प्लैनेटियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। इन द सिमिलर वे सॉइल की स्टडी को हम पीडोलॉजी कहते हैं। तो लेकिन समहाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा हमारा ओल्ड एज, या फिर अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एजिंग भी दिया होता तो भी हमारा आंसर सही होता। नेक्स्ट देखिए, बोला है द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वेर प्रपोज्ड बाई। जो प्लैनेटरी मोशन का कंसेप्ट है वो किसके थ्रू प्रपोज किया गया था? ऑप्शन आप देख सकते हैं, कैप्लर्स लिखा है, न्यूटन्स, गैलीलियो एंड बेसल। तो जोहानस कैप्लर ने कंसेप्ट दिया था रिगार्डिंग द प्लैनेटरी मोशन और इसके लिए इन्होंने टोटल 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ ये कहता है द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो पहला इनका लॉ ये था कि जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड में इन देयर ऑर्बिट, ओके। सेकेंड लॉ ये कहता है कि प्लैनेट मूव मोर रैपिडली एज देयर ऑर्बिट अप्रोचेस द सन एंड द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू द ऑर्बिट द सन वैरीज प्रोपोर्शनली विद देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और सेकेंड लॉ ये कहा गया कि जैसे जैसे ऑर्बिट जो है अप्रोच करता है सन को, जो प्लैनेट होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी मूव कर रहे होते हैं। एंड थर्ड बोला ये गया कि टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू ऑर्बिट द सन वैरीज प्रोपोर्शनल विद देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो कितना टाइम लिया जाएगा एक प्लैनेट के थ्रू ताकि वो सन का ऑर्बिट कंप्लीट कर सके, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका डिस्टेंस सन से कितना है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा प्लैनेट का सन से वो उतना ही ज्यादा टाइम लेगा, जितना कम डिस्टेंस होगा प्लैनेट का सन से वो उतना ही कम टाइम लेगा, ठीक है। तो ये जो है 3 लॉ दिए गए थे और साथ ही साथ मतलब कि इस कंसेप्ट को दैट इज प्लैनेटरी मोशन को मेनली प्रपोज किया था कैप्लर ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अ लिक्विड
एट अ रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे अगर देखिए जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसे जो कि हमें मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जो कि है मरकरी, ठीक है, जो कि इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो टोटल जो है 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है मरकरी जो कि एक मेटल है, एंड दूसरा है ब्रोमाइन जिसे हम हेलोजन भी कहते हैं। इन जनरल जो रूम टेम्परेचर होता है, मतलब कि साइंटिफिक या फिर एक साइंस, मतलब साइंस में जो हम रूम टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं वो वैरी करता है फ्रॉम 20 to 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना मतलब कि इन जनरल 20 to 29 डिग्री सेल्सियस हम कंसीडर करते हैं, और साइंस के लिए कोई भी चीज अगर हमें कंसीडर करनी हो तो हम रूम टेम्परेचर को 20 डिग्री से 25 डिग्री तक कंसीडर करते हैं। तो इन जनरल 20 to 29 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं, और फॉर साइंस हम 20 to 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं। इस टेम्परेचर पे और ऑर्डिनरी प्रेशर पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, एक है मरकरी, एक है ब्रोमीन, ठीक है। जो ब्रोमीन होता है आप देख सकते हैं इसका सिंबल Br है और इसका एटॉमिक नंबर 35 है, और ये रेडिश ब्राउन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है 265.9 केल्विन है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मरकरी की तो इसका सिंबल है Hg, एटॉमिक नंबर इसका 80 होता है, और इसके पास टॉक्सिक शाइनी सिल्वर मेटल लाइक अपीयरेंस होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 234.32 केल्विन देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके मेल्टिंग टेम्परेचर भी मेंशन करके रखा है, इनका अपीयरेंस भी आप देख सकते हो, दिस इज ब्रोमीन, ठीक है, एंड दिस इज मरकरी। ओके, तो हमारा इस यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखे तो इसमें क्या दे के रखा है, क्लोरीन हो नहीं सकता, ब्रोमीन, ऑब्वियसली ब्रोमीन कैन बी द करेक्ट आंसर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन ये भी नहीं हो सकते हैं, तो हमारा आंसर हो गया ब्रोमीन। नेक्स्ट आता है हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल। अब ये क्वेश्चन को देख के जो है क्लास 12 की याद आ जाती है। ये समहाउ ये क्वेश्चन सभी ने याद किया था जब वो अपने क्लास 12 में थे, और आई थिंक इसलिए इसका आंसर प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप कुछ केमिस्ट्री के बेसिस पे जो क्वेश्चन देखते हैं आईसीएमआर में, वो लगभग आपके 12th लेवल से ही आते हैं, 12th लेवल के ही क्वेश्चन, 11th 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स से। लेकिन वो केमिस्ट्री फिजिक्स टफ वाली नहीं होती है, वो ऐसी वाली होती है कि अगर आपका हल्का फुल्का भी फिजिक्स में आप अच्छे थे या केमिस्ट्री में अच्छे थे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पूछा गया है हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल, ऑप्शन आप देख सकते हैं, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस, द पीरियोडिक टेबल वाज इन्वेंटेड बाय द रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडेलीव इन 1969, ठीक है। तो दिमित्री मेंडेलीव ने जो है पीरियोडिक टेबल को मेनली इन्वेंट किया था इन 1969। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रास अपीयर ग्रीन बिकॉज इट, ऑप्शंस आर रिफ्लेक्ट द ग्रीन कलर, एब्जॉर्ब द ग्रीन कलर, रिफ्लेक्ट द व्हाइट कलर, और एब्जॉर्ब द व्हाइट कलर। तो जो ग्रास होता है वो हमें ग्रीन नजर आता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए ग्रास में जो है मेनली एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि जिसे हम मेनली क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, सन से पता है आपको कि बहुत से अलग अलग टाइप के लाइट आते हैं जिसे मेनली हम विबिगोर के फॉर्म में भी बोलते हैं, मतलब उतने टाइप की मेनली जो है लाइट देखी जा सकती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है जो कि प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, ये बहुत से अलग अलग टाइप के लाइट को उनके अलग अलग एनर्जी एज वेल एज वेव लेंथ के बेसिस पे जो है एब्जॉर्ब करता है। तो देखा ये गया है कि जो क्लोरोफिल है वो मेनली तरीके से ब्लू एंड रेड कलर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, और कुछ और भी कलर्स होते हैं जिनको वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कलर है जिनको कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, मतलब कि वो रिसीव तो करता है लेकिन उसको वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो कुछ ऐसे कलर भी होते हैं जो रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी कलर होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो कलर रिफ्लेक्ट किया जाता है यानी वापस से री एमिट कर दिया जाता है, उनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में ग्रीन कलर होता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर है ऑब्वियसली जब हमारी आंखों में पड़ता है तो हमें ग्रासेस जो होती हैं वो ग्रीन नजर आ रही होती हैं। तो ये एक्चुअल में एक ढंग का आप कह सकते हो साइंटिफिक फिनोमिना है कि हमें ग्रास ग्रीन क्यों नजर आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन वही था कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द ग्रीन कलर, इट एब्जॉर्ब द ग्रीन कलर।
व्हाइट का तो ऑप्शन ही नहीं बचता, ठीक है। तो पहला हमारा आंसर हो गया इट रिफ्लेक्ट द ग्रीन कलर, दैट इज वाई हमें जो ग्रास का कलर है वो ग्रीन नजर आ रहा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो एयर बैग्स यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर्स कंटेन, जो एयर बैग यूज किया जाता है, मतलब कि जो कार ड्राइव करते हैं ड्राइवर्स, जो कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, उनकी सेफ्टी पर्पस के लिए एयर बैग्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये रहे एयर बैग्स, ठीक है। तो ये जो एयर बैग्स है इनमें पूछा गया है कि इनमें क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। ऑप्शंस आर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम अजाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो यू कैन सी हियर कि जो सोडियम अजाइड होता है इट इज बेस्ट नोन एज द केमिकल फाउंड इन द ऑटोमोबाइल एयर बैग्स। तो एयर बैग्स में जो है सोडियम अजाइड नाम का जो केमिकल है वो मेजर तरीके से पाया जाता है, एंड दैट इज वाई आवर आंसर विल बी सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि इन्होंने मैकेनिज्म भी लिख रखा है, एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रिगर्ड बाय ऑटोमोबाइल इम्पैक्ट causes the sodium azide to explode and convert to the nitrogen gas inside the air bag, और ये मेनली सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद फ्यू क्वेश्चंस। हमने रीजंस भी देखे कि क्यों हम उन आंसर्स को ऑप्ट कर रहे हैं, और ये कुछ साइंटिफिक फिनोमिना थे। ऐसे ही और भी बहुत से साइंटिफिक फिनोमिना हैं जो कि अवेलेबल हैं और जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, एज वेल एज आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।